तो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट कर रखा है मोल कॉन्सेप्ट और लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आगे पढ़ा। उसके अलावा हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। एटम्स के बारे में हमने जाना कि ये 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर होता है, जिनमें होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोटर्म्स के बारे में। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर आरएनएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आरएनएम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? मोल कॉन्सेप्ट। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे आइसोटर्म्स के बारे में। आइसोटर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हम। आइसोटर्म्स का यूज हम कब करते हैं? आइसोटर्म्स का यूज हम ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या आयनों के लिए करते हैं जो कुछ ना कुछ समानता दर्शाते हैं। यहाँ पर आइसो वर्ड का मतलब ही है समान, या हम बोल सकते हैं इक्वल। ठीक है, तो आइसो का यूज होता है जब कोई भी दो परमाणु, अणु या आयन समानता दर्शाते हैं। ठीक है, आप कभी ना कभी किसी न किसी आइसोटर्म के बारे में सुना होगा, जैसे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स। इस टाइप से आपने अलग अलग आइसोटर्म्स के बारे में सुना होगा। हिंदी में हम बोले तो समस्थानिक, समभारिक या बोले समविन्यासी। ठीक है, इस टाइप से आइसोटर्म्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ समानता दर्शाते हैं। कोई ना कोई ऐसे परमाणु जो चाहे इलेक्ट्रॉन में समानता दर्शा रहे हैं, जैसे कोई दो परमाणु है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है, नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है, या हम बोले परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या समान है। इस टाइप के अलग अलग परमाणुओं को डिफाइन करने के लिए कौन सी टर्म का यूज करते हैं हम? आइसोटर्म्स का। ठीक है, आइसोटर्म्स के बारे में हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि आइसोटर्म्स का यूज हम कब करते हैं। लिख लेते हैं, आइसोटर्म्स का यूज, आइसोटर्म्स का उपयोग हम दो या दो से अधिक समानता दर्शाने वाले परमाणु, अणु या आयनों के लिए करते हैं। ठीक है, आइसोटर्म्स का यूज हम कहाँ करेंगे? ऐसे परमाणु, अणु या आयनों के लिए जो कि समानता दर्शाते हैं। और यहाँ आइसो का मतलब क्या है? आइसो का अर्थ है इक्वल या समान। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स होते क्या हैं? सबसे पहले इनको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आइसोटोप्स या समस्थानिक, हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। समस्थानिक। ठीक है, इसका अर्थ है ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनका स्थान समान हो। कौन से स्थान की बात हो रही है? यहाँ आवर्त सारणी के स्थान की बात हो रही है। अब आवर्त सारणी में किसी भी स्थान हम कैसे ज्ञात करते हैं? परमाणु क्रमांक के अनुसार। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 1H1 लिखते हैं, तो यहाँ 1 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक के अनुसार ही हाइड्रोजन प्रथम स्थान पे होता है आवर्त सारणी के अनुसार। तो यहाँ समस्थानिक क्या दर्शाते हैं? ऐसे परमाणु जिनके स्थान समान हो, या हम ऐसे बोले ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स या समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक क्या हो कि डेफिनेशन लिखते हैं। किन्हें बोलेंगे हम समस्थानिक? ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु, लिख देते हैं, ऐसे दो या दो से
अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखिए, आपको एग्जाम के अंदर समस्थानिक नाम मोस्टली नहीं दिया होता है, आपको ज्यादातर नाम क्या दिया होगा, आइसोटोप, और या फिर इस टाइप से हिंदी नेम लिख देंगे कि आइसोटोप। तो आप क्या करिए, इंग्लिश वाला नाम याद रखिए, इसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर हिंदी नाम नहीं आता है तो आप इंग्लिश वाले नाम से याद रख सकते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कि एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इनके अलावा इनकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप लोग एक चीज जानते होंगे, हमने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ा है कि जितने परमाणु क्रमांक होंगे, जितना परमाणु क्रमांक होगा किसी परमाणु का, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ये तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि जैसे 1H1, यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 है और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है हमारे पास। तो समस्थानिकों में क्या होगा, आइसोटोप्स में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान है मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है। प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। क्या होगा समस्थानिकों की एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जो कि क्या होगी, या हम बोल सकते हैं ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको, दो डेफिनेशन होंगे समस्थानिकों की कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें आइसोटोप बोलेंगे। उसके अलावा ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन संख्या समान है, नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है परंतु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, क्या बोल रहे हैं, उन्हें आइसोटोप्स बोल रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और उसके अलावा लास्ट में देखेंगे ट्राइटियम। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। इनके लिए हम देखते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या किस तरीके से समान होगी या अलग अलग होगी। अगर समस्थानिकों को बात कर रहे हैं अलग ही होने वाले हैं, बट लिख लेते हैं हम। Z क्या होगा यहाँ पे, Z हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक होता है, Z होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और Z को हम और क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हम दो चीजें एक साथ देखेंगे कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कितने हैं सभी समस्थानिकों में, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में। तो हम देखेंगे Z की वैल्यू किस तरीके से वैरी करेगी। Z की वैल्यू पहले हाइड्रोजन में कितनी देख पा रहे हैं आप, 1। ये तो आपको पता ही होगा, हम ZXA के फॉर्म में लिखते हैं, ZXA। तो यहाँ Z की जगह क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और हाइड्रोजन में आप देख पा रहे हैं परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पे 1 है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन के लिए 1, दूसरे के लिए भी हो जाएगा 1 और तीसरे हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जानते हैं आप। A क्या है, द्रव्यमान
संख्या। ओके, द्रव्यमान संख्या कितनी कितनी है? द्रव्यमान संख्या कहाँ पे लिखते हैं हम? ऊपर ZXA के फॉर्म में लिखते हैं, ZXA। तो द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखते हैं हम? सुपरस्क्रिप्ट में। एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे हम किसी परमाणु को ZXA के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो Z हमेशा नीचे ही रहेगा, चाहे राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो। Z कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे ही रहेगा। और जहां A की बात हो रही है, तो अगर A को इस साइड लिखें या फिर A को हम इस साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड लिखो या फिर राइट हैंड साइड, बट A को या द्रव्यमान संख्या को आपको हमेशा ऊपर लिखना है और परमाणु क्रमांक रहेगा हमेशा नीचे की ओर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमें क्या दिखेगा? द्रव्यमान संख्या। और आप देख पा रहे होंगे पहले हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1। ओके, कितनी हो जाएगी द्रव्यमान संख्या? 1। दूसरे हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। तीसरे हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या है 3। इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे कि परमाणु क्रमांक समान है, तीनों हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक आप देख रहे हैं समान है, पर द्रव्यमान संख्या क्या समान है? नहीं, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। पहले के लिए 1 है, दूसरे के लिए 2 है और तीसरे के लिए 3 है। ओके, करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम n से लिख देते हैं। लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरह से हम फाइंड करते हैं? A माइनस Z करके। मतलब जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं, तब हमें किसकी वैल्यू मिलती है? न्यूट्रॉनों की। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें कैसे प्राप्त करनी है? द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु क्रमांक आप घटा दोगे, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी। पहले हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर बोले परमाणु क्रमांक कितने हैं? 1। तो कितने आएंगे न्यूट्रॉन संख्या? 0। तो पहले हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 0 है। दूसरे हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या है 2 और परमाणु क्रमांक है 1। इस तरीके से यहाँ पे 1 हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तीसरे हाइड्रोजन में देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगी 3 और परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 मिल जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से हम देखेंगे कि परमाणु क्रमांक समान है पर द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। और दूसरी तरह से हम बोले कि प्रोटॉन संख्या, इनको परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉन संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होंगे। प्रोटॉन संख्या भी समान है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या देखिए, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। पहले हाइड्रोजन के लिए 0 है, दूसरे के लिए 1 है, तीसरे के लिए कितनी है? 2 है। इस टाइप से अलग अलग न्यूट्रॉन संख्या, मतलब न्यूट्रॉन संख्या क्या है? डिफरेंट है और प्रोटॉन संख्या सेम है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ठीक है। इस टाइप से हम लिखेंगे। और या फिर हम बोले परमाणु क्रमांक, या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक Z समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ओके, इस तरीके से हम आइसोटोप्स को या फिर समस्थानिकों को परिभाषित करेंगे। अब हम बात करते हैं AAM की, या एवरेज एटॉमिक मास। औसत परमाणुीय द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि औसत परमाणुीय द्रव्यमान, पूरा लिख देते हैं चलिए, औसत परमाणुीय द्रव्यमान केवल समस्थानिकों के लिए
समस्थानिकों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। मतलब आप ऐसे किसी भी परमाणु के लिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, केवल समस्थानिकों के लिए ही आप औसत परमाणुीय द्रव्यमान का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, समस्थानिक होने चाहिए। हमने सपोज किया 3 हमारे पास समस्थानिक है। उससे पहले एक चीज और, एक बात का हम और ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट तो हो गया ये कि समस्थानिक होनी चाहिए, तभी उनके एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू निकलेगी। दूसरा पॉइंट ये कि एएम, एएम किसको बोल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास को। ठीक है, एएम की वैल्यू, एएम की वैल्यू भिन्न रूप में, भिन्न के रूप में भी आ सकती है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक नोट लगाया था कि जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम कभी ऐसा बोलते हैं कि आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन, नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन, इस टाइप से बोलते हैं। बट यहाँ पे औसत मानवीय द्रव्यमान भिन्न के रूप में भी आ सकता है, या हम बोलेंगे पॉइंट्स के रूप में भी इसके आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, माना कि 3 हमारे पास समस्थानिक है, कोई हमारे पास क्या है, Z परमाणु है, Z कोई परमाणु हमने लिया और उसके यहाँ पे 3 समस्थानिक है, जिनमें X20, X22 एंड X24, इस टाइप से 3 अलग अलग इनके समस्थानिक है। हम इनके एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे X लिख लेना है, सेंटर में क्या लिख लेना है, X लिख लिया। इसके बाद में तीनों समस्थानिक लिखिए, इनके 3 समस्थानिक है, X20, X20, X22 एंड X24, इस टाइप से। अब क्या करना है आपको, इनके समस्थानिक द्रव्यमान लिखने हैं। क्या लिखेंगे, आइसोटोपिक मास, या हम बोले समस्थानिक द्रव्यमान। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इस टाइप से। ओके, क्या करना है, सबसे पहले समस्थानिक द्रव्यमान लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे परसेंट अबेंडेंस। परसेंट अबेंडेंस मतलब प्रतिशत बहुलता। प्रतिशत बहुलता क्या होती है, किसी भी परमाणु का कौन सा समस्थानिक अधिक मात्रा में पाया जाता है या कितनी ज्यादा बहुलता में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिशत बहुलता। जैसे यहाँ पे हमें 3 समस्थानिक दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा समस्थानिक अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, X20 70%, मतलब X20 अधिक बहुलता में है। इस टाइप से हम कौन से टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, प्रतिशत बहुलता को या परसेंट अबेंडेंस को। ठीक, यहाँ पे समस्थानिक द्रव्यमान क्या है, समस्थानिक द्रव्यमान कोई नई चीज नहीं है, एक X के ऊपर जो द्रव्यमान संख्याएं दे रखी है उन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, समस्थानिक द्रव्यमान। तो साइड में हम लिख लेते हैं समस्थानिक द्रव्यमान क्या है, समस्थानिक, समस्थानिक द्रव्यमान क्या होंगे, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ही होगी, है ना, कोई नई चीज नहीं होगी यहाँ पे। और परसेंट अबेंडेंस या प्रतिशत बहुलता, ये मान आपको पहले से दे रखे होंगे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं 70, 10%, 20%, इस टाइप से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समस्थानिक द्रव्यमान या आइसोटोपिक मास लिखते हैं। कितने होंगे, X20 के लिए 20 है, X22 के लिए 22 है, X24 के लिए 24 है। ठीक है, लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले समस्थानिक द्रव्यमान लिखेंगे x20 का, जो कि 20 होगा, 22 का 22 होगा, और x24 का 24 होगा। उसके बाद में इनकी प्रतिशत बहुलता कितनी दे रखी है, फर्स्ट के लिए 70, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 20। इस तरीके से इनकी प्रतिशत बहुलता भी हम लिख लेंगे, 70, 10 एंड 20। अगर कभी ऐसा हो कि आपको इन तीनों में से कोई भी प्रतिशत बहुलता नहीं दे रखी हो, तब आप क्या करेंगे, टोटल कितना होगा इनका, टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। ये चीज हम जानते हैं, टोटल कितना होता है, 100%। कोई भी एग्जाम है, क्या किसी भी एग्जाम में आप 101% या 200% स्कोर कर सकते हैं, नहीं ना। टोटल परसेंट कितना होता है, 100। तो लास्टली 100% तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का जो योग होता है, इन तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो टोटल परसेंट कितना आना चाहिए, 100%, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कोई भी एक सपोज ये जो लास्ट वाला प्रतिशत बोलता है ये आपको नहीं दे रखे हो, ठीक है, 20 आपको नहीं दे रखा है, इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। सपोज ये वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर की जो दो वैल्यू है इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हुआ, 80, और इन्हें हम किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 100 से, तो कितना आएगा, 20। तो 20 क्या था, प्रतिशत बहुलता लास्ट वाले की। तो इस तरीके से हम प्रतिशत बहुलता ज्ञात कर सकते हैं। अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर की जो 2% बहुलताएं हमें दे रखी है उनको ऐड कर लो, उसके बाद में 100 में से उसको घटा दो, और बाद में आपको क्या मिल जाएगी, लास्ट वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वे ये वैल्यू क्यों, चाहे फर्स्ट वाली चाहे सेकेंड वाली, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इनका टोटल बता दिया, टोटल क्या होगा, 100, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं औसत परमाणुवीय द्रव्यमान, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समस्थानिक द्रव्यमान और प्रतिशत बहुलता दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी टर्म्स है, जैसे 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर उन तीनों से जो आंसर मिलेंगे उन सभी को जोड़ देंगे और उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 कहां से आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तब 100 आएगा, ओके। क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को इंटू करना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। चलिए करते हैं, किस तरीके से, 20 इंटू 70 प्लस 22 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 20। अब क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, इन दोनों को इंटू किया, कितना आया, 1400, या बोल सकते हैं 1400। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 220, आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 480, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, बीच में प्लस लगा है, क्या वैल्यू आएगी, 1400, 220 एंड 480। 2100, ओके। ये वैल्यू हमें मिली, 100 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आई, 21, और 21 क्या है यहाँ पे, औसत परमाणुवीय द्रव्यमान, ओके। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, वो किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, समस्थानिक द्रव्यमान लिया, फिर प्रतिशत बहुलता, दोनों को किया हमने मल्टीप्लाई, फिर जितने भी टर्म्स है उन सभी को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, ओके। और हमें किसकी वैल्यू मिली, औसत परमाणुवीय द्रव्यमान की, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन समस्थानिक द्रव्यमान
समस्थानिक द्रव्यमान इंटू प्रतिशत बहुलता बट्टे में क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसके लिए, एवरेज एटॉमिक मास के लिए। समेशन का क्या मतलब है कि समेशन के अंदर जो भी टर्म्स है चाहे मल्टीप्लाई में दे रखी है, पहले क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद समेशन करना है, मतलब जितने भी टर्म्स है उन सभी को ऐड करना है और लास्टली क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, एवरेज एटॉमिक मास के लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, बोरोन के दो समस्थानिक बोरोन 10 बोरोन 11 है। ठीक है, इनकी प्रतिशत बहुलताएं भी हमें दे रखी है जो कि है 19% और 81%। ठीक है, फिर बोरोन का औसत परमाणुईय द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोरोन को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, आंसर लिखते हैं, बोरोन के जितने भी समस्थानिक है उनको अलग अलग लिख लेते हैं, जो कि कितना है, बोरोन 10, B10 और B11। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम समस्थानिक द्रव्यमान लिखते हैं। तो लिख लेते हैं समस्थानिक द्रव्यमान, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत बहुलता। क्या लिखेंगे, प्रतिशत परसेंट लिख लेते हैं, प्रतिशत बहुलता। समझ जाएंगे ना आप, क्या है यहाँ पे, समस्थानिक द्रव्यमान और उसके बाद में प्रतिशत बहुलता। ठीक है, आइसोटोपिक मास दे रखा है और परसेंट अबेंडेंस हमें दे रखी है। क्या क्या वैल्यू होंगी इनकी, पहली बात, बोरोन 10 के लिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है, जितनी द्रव्यमान संख्या होगी उतना ही समस्थानिक द्रव्यमान होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक द्रव्यमान। तो बोरोन 10 के लिए समस्थानिक द्रव्यमान कितना होगा, 10, और बोरोन 11 के लिए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। परसेंट कितने दे रखे हैं, 19 एंड 81। ठीक है, इसके बाद में एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, औसत परमाणुवीय द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन समस्थानिक द्रव्यमान इंटू परसेंट अबेंडेंस या प्रतिशत बहुलता, और बट्टे में क्या करेंगे, 100। ठीक है, वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही करना है हमें। क्या करेंगे, 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 अपॉन 100। ठीक है, 10 इंटू 19 कितना होता है, 190, प्लस 81 इंटू 11 करेंगे, कितना आएगा, 18 तो 891 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, 891 और 190 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1080। 100 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में क्या वैल्यू आएगी, 10.80, जो कि है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई, एवरेज एटॉमिक मास की। और ऑप्शन कौन सा था हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है सेम। हमें क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन के दो समस्थानिक है, क्लोरीन 35 एंड 37, दोनों के परसेंट अबेंडेंस हमें दे रखी है, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे, अब एक बार मैं आपको करके बता चुकी हूँ, तो आप खुद से ट्राई करेंगे कैसे करना है, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन हमने लिख लिया। अब क्लोरीन के कितने समस्थानिक है यहाँ पे, दो समस्थानिक है, तो नीचे लिखते हैं यहाँ पे क्लोरीन, दो समस्थानिक है यहाँ क्लोरीन के, जो कि है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, दो समस्थानिक है। अब क्या करते हैं, हम समस्थानिक द्रव्यमान लिखते हैं। समस्थानिक समस्थानिक द्रव्यमान, और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत बहुलता, या लिखेंगे परसेंट बहुलता, प्रतिशत बहुलता एक ही बात है, ठीक है। चलिए, इस टाइप से अब क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या कितनी है, हम ऐसे बोले समस्थानिक द्रव्यमान कितना है, 35 है, तो लिख लेते हैं 35। सेकंड में कितना है, 37 है, ओके। परसेंट अपेंडिक्स में दे रखी है, जो कि है 75 एंड 25। इस टाइप से हमें प्रतिशत बहुलताएं भी दे रखी है। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, औसत, तो ऊपर लिखते हैं औसत परमाणुवीय द्रव्यमान, है ना। फॉर्मूला क्या होगा, समेशन समस्थानिक द्रव्यमान इनटू क्या करेंगे, परसेंट बहुलता, या बोलेंगे प्रतिशत बहुलता, बट्टे में करेंगे 100, ठीक है। अब करते हैं, किन को मल्टीप्लाई करेंगे, समस्थानिक द्रव्यमान प्रतिशत बहुलता, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ओके। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, ओके। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 35 और 75 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 18, नहीं 17 आएगा, 17 इंटू 5 3 24, 5 2 1, तो 2625। जब 35 को 75 से मल्टीप्लाई किया तब क्या है, 2625, प्लस करेंगे 37 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा, 5 3 18, उसके बाद में 4 1 7, ये शायद सही से नहीं हुआ, वापस से देखते हैं। 35 इंटू 75, एक मिनट, 5 3 18, मल्टीप्लाई तो सही कर रहे हैं ना, ठीक है, इंटू 2 आएगा यहाँ पे, है ना, 925। क्या आंसर आया, 925 अपॉन क्या करेंगे, 100। अब क्या करना है, ये जो दो हमें वैल्यूज मिली है 2625 एंड 925, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं दोनों को, 2625
ऐड करते हैं 925 3550। ओके, किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 35.50। ठीक है, किसकी वैल्यू हमें मिली? औसत परमाणुवीय द्रव्यमान की। ओके, या फिर बोलेंगे AAM की वैल्यू मिली है हमें, जो कि है 35.50। ओके, इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये अलग क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार में समझ आ जाएगा। ZX एक का फॉर्म अगर आपको आता है कि एक परमाणु को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं ZXA के फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो Lu दे रखा है। Lu क्या होता है? ल्यूटीशियम, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट है। ल्यूटीशियम के लिए क्रमशः प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या निम्न प्रकार हमें दे रखी है, तो इनमें से कोई एक क्रम करेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे प्रोटॉन संख्या कितनी है इसके अंदर। प्रोटॉन संख्या कितनी होती है? जितना हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है उतनी हमारे पास प्रोटॉन संख्या होती है। परमाणु क्रमांक कितना दिख रहा है यहाँ पे? 71। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन संख्या A-Z करके द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, तब हमें क्या मिलता है? न्यूट्रॉन संख्या मिलती है। इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे? जितनी प्रोटॉन संख्या होगी उतनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। किसके लिए? उदासीन परमाणु। ल्यूटीशियम यहाँ पे उदासीन है, तो प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या समान रहेगी। ठीक है, आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर किस तरीके से करेंगे हम? सबसे पहले लिख लेते हैं 71 ल्यूटीशियम 175। ठीक है, अब यहां पे आप बताइए परमाणु क्रमांक Z कितना है? 71। कैसे पता चला? ZX A के फॉर्म से। नीचे यहाँ पे Z मतलब परमाणु क्रमांक, X क्या है? सिंबल ऑफ द एटम, सिंबल ऑफ द एटम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे A क्या है? मास, मास नंबर, या हम बोले द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि परमाणु क्रमांक कितना है? 71 है। ओके, परमाणु क्रमांक हमें मिल गया। नीचे लिख भी लेते हैं, ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन संख्या की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं? A-Z करके, मतलब द्रव्यमान संख्या में से हम जब परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तब हमें किसकी वैल्यू मिलती है? न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, न्यूट्रॉन संख्या हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है? A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 175। ठीक है, तो लिखेंगे 175 माइनस 71। ओके, घटाते हैं दोनों को, कितना आ जाएगा? 104। ठीक है, ये किनकी वैल्यू है? न्यूट्रॉन्स की। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि प्रोटॉन संख्या 71 किन किन के लिए, इन ऑप्शंस में से प्रोटॉन संख्या 71 कहाँ कहाँ मिल रही है? ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी और डी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी को रॉन्ग कर देते हैं और डी को भी। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, आप क्या करते हैं? पहले उन ऑप्शंस को हटाओ जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते। आपको 100% पता है कि जो ये लाइन लिखी हुई है इस टाइप से होंगे नहीं। ठीक है, प्रोटॉन संख्या देख लिया आपने। प्रोटॉन संख्या अगर 71 है, ऐसे ऑप्शन ढूंढो जहां पे प्रोटॉन संख्या आपको 71 दिखे। ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो ए या सी में से हमारा आंसर होने वाला है। उसके बाद में आते हैं हम न्यूट्रॉन संख्या पे। ठीक है, ये सारे क्रम से लिखे हुए हैं,
पहली चीज क्या होगी? प्रोटॉन संख्या, दूसरी चीज होगी न्यूट्रॉन संख्या और तीसरी चीज होगी इलेक्ट्रॉन संख्या। इस टाइप से क्रम से लिख रखे हैं। ठीक, तो प्रोटॉन संख्या तो देख ली हमने, न्यूट्रॉन संख्या हमने फाइंड की A माइनस Z से। A की वैल्यू क्या थी? 175, और उसके बाद में परमाणु क्रमांक कितना था? Z की वैल्यू क्या थी? 71। दोनों को जब हमने घटाया हमें मिला 104। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें न्यूट्रॉन संख्या आपको 104 मिले। ऑप्शन नंबर सी में नहीं मिल रही न्यूट्रॉन संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या कहाँ है? दूसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं कि 104 क्या है? न्यूट्रॉन संख्या, और जब हमने निकाला तब हमें 104 क्या मिली? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आपको डाउट रहता है कि ये आंसर सही है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी निकाल लेंगे। किसी भी उदासीन परमाणु के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालें, हम किस तरीके से निकालते हैं? जितनी प्रोटॉन संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन संख्या। किन के लिए? उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? उदासीन परमाणुओं के लिए, न्यूट्रॉन संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हिंदी में लिखे तो न्यूट्रॉन संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन संख्या के। ओके, अब यहां पे स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन संख्या नहीं, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? जितने हमारे पास प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तब न्यूट्रॉन संख्या निकलती है। इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकलती है? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उदासीन परमाणु के लिए। कोई भी परमाणु अगर उदासीन है उसके लिए इस टाइप से होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि प्रोटॉन संख्या कितनी मिली हमें? जितने परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक कितने हैं? 71 है, तो 71 परमाणु क्रमांक मतलब 71 प्रोटॉन संख्या। तो जितनी प्रोटॉन संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन संख्या। ओके, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन संख्या 71 है, न्यूट्रॉन संख्या 104 है, 104 है, और इलेक्ट्रॉन संख्या लास्ट में क्या है? लास्ट में है इलेक्ट्रॉन संख्या, जो कि कितनी है? 71 है। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या को। मोस्टली आपका आंसर इन दो को फाइंड करने के बाद ही आ जाएगा, बट लास्ट अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको कि मैग्नीशियम Mg का औसत परमाणुीय द्रव्यमान दे रखा है, मतलब हमें AAM की वैल्यू पहले से दे रखी है जो कितनी है? 24.31। ठीक है, AAM की वैल्यू या एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है, और मैग्नीशियम 25 71% और शेष 21% मैग्नीशियम 25 और 26 से बना हुआ है। मतलब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के परमाणु का निर्माण 3 समस्थानिकों से हुआ है, जो कि है मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26, जिनमें मैग्नीशियम 24 तो है हमारे पास 79%, बट मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26 दोनों को मिलाकर कितना परसेंट आ रहा है? 21%। ठीक है, तो ये चीज मेन है यहाँ पे।
तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम 26 की हमें प्रतिशत बहुलता ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 25 26 दोनों को मिलाकर हमें 21 दे रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखते हैं आंसर। ठीक है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। मैग्नीशियम 24 के लिए प्रतिशत बहुलता कितनी दी है, 79%। ठीक है, प्रतिशत बहुलता दे रखी है। और मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26 को 26 ही है, राइट, 26 दोनों को मिलाकर प्रतिशत बहुलता हमें दे रखी है 21%। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है मैग्नीशियम 26 की प्रतिशत बहुलता क्या होगी। इसके लिए हम मानते हैं, लेट या फिर लिख देते हैं माना, मैग्नीशियम 25 की प्रतिशत बहुलता, इसे हम मानते हैं 21 माइनस एक्स। ठीक है, मान लेते हैं, आगे समझाऊंगे आपको किस टाइप से माना है हमने, कि मैग्नीशियम 25 की प्रतिशत बहुलता हमने माना 21 माइनस एक्स। ठीक है, और मैग्नीशियम 26 की प्रतिशत बहुलता कितनी होगी, एक्स हम लेट करते हैं। इससे आप एक चीज समझिए कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब आप इन दोनों की बहुलताओं को जोड़ोगे तब आपको 21% मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक को 21 माइनस एक्स मान लिया और एक को केवल एक्स मान लिया। तो आप इनको जोड़ के देखिए कि आंसर 21 आता है या नहीं आता। क्या करेंगे, 21 माइनस एक्स प्लस एक्स, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास, 21 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचा 21। मतलब मैग्नीशियम 25 और 26 दोनों की प्रतिशत बहुलताओं को जब हमने जोड़ा, जब हमने ऐड किया, हमें क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, इसके बाद हम 26 की प्रतिशत बहुलता ज्ञात करेंगे, उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, औसत परमाणवीय द्रव्यमान। क्या फॉर्मूला होगा, समेशन समस्थानिक द्रव्यमान इनटू प्रतिशत बहुलता प्रतिशत बहुलता, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, हमें औसत परमाणवीय द्रव्यमान दे रखा है। औसत परमाणवीय द्रव्यमान कितना दे रखा है, स्टार्टिंग में 24.31, तो वो लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू दे रखी है ना वो सारी लिख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे 24.31। ओके, समेशन मतलब क्या करेंगे पहले, अच्छा हमने उनको अलग अलग करके नहीं लिखा, चलिए सबसे पहले अलग अलग करके भी लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम को इसके अलग अलग समस्थानिकों में लिख देते हैं। कितने समस्थानिक के मैग्नीशियम के, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26। ठीक है, अब इनके समस्थानिक द्रव्यमान लिखते हैं। समस्थानिक द्रव्यमान नीचे लिख लेते हैं, समस्थानिक द्रव्यमान, और क्या लिखेंगे, प्रतिशत बहुलता। ठीक है, परसेंट अबेंडेंस है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समस्थानिक द्रव्यमान होता है। तो लिख लेते हैं समस्थानिक द्रव्यमान कितना कितना है इनका, 24, 25 एंड 26। ठीक है। प्रतिशत बहुलता कितनी दे रखी है 24 के लिए? 24 के लिए कितनी दे रखी है? 79। और 25, 26 दोनों को मिलाकर कितनी दे रखी है? 21। इसके लिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम 25 की लेट की 21 माइनस एक्स, और मैग्नीशियम 26 की हमने लेट की एक्स। तो इन दोनों प्रतिशत बहुलता को हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिशत बहुलता में लिख लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट की कितनी थी, मैग्नीशियम 24 की 79, मैग्नीशियम 25 की हमने लेट की कितनी है 21 माइनस एक्स, और मैग्नीशियम 26 की हमने लेट की एक्स। ओके, अब क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास में, एवरेज एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, दोनों को समस्थानिक द्रव्यमान प्रतिशत बहुलता दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, फिर इन सभी को ऐड करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेम वही चीज करेंगे यहाँ पे। क्या कर रहे हैं हम, समस्थानिक द्रव्यमान कितना होगा 24, दोबारा करके लिखते हैं 24 इंटू 79, उसके बाद में प्लस लगाएंगे, 25 को किससे इंटू करेंगे, यहाँ पे 25 इंटू 21 माइनस एक्स, और लास्ट में क्या करेंगे 26 को इंटू करेंगे हम एक्स से। क्या वैल्यू मिलेगी हमें 24.31। ये तो एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। ओके, और 21 को 79 से इंटू करेंगे, क्या वैल्यू मिलेगी 21 तो 1896, 1896 प्लस, अब क्या करेंगे 25 को इस ब्रैकेट में अलग अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 25 को 21 से और 25 को x से, इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 25 इंटू 21 माइनस 25x, 25 को x से किया तो 25x, प्लस लास्ट में क्या बचा 26x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आएगी 25 इंटू 21, 21 5 1 इंटू, रुकिए 2 आएगा यहाँ पे, 525 है ना, तो 1896 प्लस 525, और जब हम 26x और 25x दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि x है इन दोनों के पीछे, और आगे इन नंबर्स को घटाएंगे तो 26 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, और एक के पीछे क्या है यहाँ पे x है, ओनली x बचेगा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ प्लस का x। ओके, और साइड में 24.31 चल ही रहा है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं, 1896, 1896 और 525 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2421। ठीक है, 2421 प्लस x। हाँ, और एक चीज साथ में अपॉन में 100 भी चल रहा था, वो चीज हमने नहीं लिखी, वो भी लिख लेते हैं। साथ में क्या चल रहा है, 100 भी चल रहा है, जगह कम है बट लिखने का ट्राई करते हैं। साथ में क्या चल रहा है, 100 भी चल रहा है साथ में, अपॉन में क्या आएगा 100, यहां भी, यहां भी, और यहां भी। ठीक है, 24.31। आगे वैल्यू देखते हैं, यहाँ तो जगह ही बहुत कम है, कोई नहीं, ऐसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम्म
साइड में लिख लेते हैं आंसर, है ना। तो क्या वैल्यू मिली हमें? 24.31 इक्वल्स टू क्या है? 2421 प्लस एक्स, ये 1 है, ओके, 1/100। अब 100 को हम इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 24.31 इंटू 100 इक्वल्स टू 2421 प्लस एक्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी? 2431, ओके। बाद में 2421 एज इट इज रहेगा प्लस का एक्स। अब x को इस साइड रखेंगे और 2431 को यहां लिखेंगे माइनस 2421, ओके। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? 10। देख लेते हैं, 10 ही वैल्यू आएगी। 2421 माइनस करेंगे 100, ओके। क्या वैल्यू मिली हमें? 10। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। x की वैल्यू क्या है? प्रतिशत बहुलता। किसके लिए? मैग्नीशियम 26 के लिए। तो मैग्नीशियम 26 की प्रतिशत बहुलता कितनी है? मैग्नीशियम 26 की प्रतिशत बहुलता होगी यहाँ पे 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आंसर ए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये पूछ लिया होता, इसके अलावा आपको पूछ लिया होता कि आपको मैग्नीशियम 25 की प्रतिशत बहुलता भी बतानी है, मैग्नीशियम 25 की पूछ ली होती, तो क्या करते? या तो इन दोनों को जोड़ देते, दोनों को ऐड किया 79 को, 10 को ऐड करेंगे 89 और फिर उसको 100 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना हमें मिलेगा? 11 हमारे पास आंसर आ जाता। और या फिर क्या करते? 21 माइनस एक्स है, क्या लिखते हम? 21 माइनस एक्स, साइड में बता देती हूँ, 21 माइनस एक्स लिखते। और बाद में 21 एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू है 10, तो आंसर क्या आता? 11। तो 11 क्या हो जाता? प्रतिशत बहुलता किसके लिए? मैग्नीशियम 25 के लिए। और ये 10 हमारे पास क्या है? 10 भी लिख लेते हैं, मैग्नीशियम 26 के लिए प्रतिशत प्रतिशत बहुलता, ठीक है। कितनी मिली हमें? 10। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नहीं है, अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक समान हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। या फिर जिनके प्रोटॉन संख्याएं समान हो पर न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणु को भी क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स ही बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप ठीक से आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक, इस टाइप से अलग अलग आप नहीं रखे, एक रो में आ जाएंगे आपके सारे आइसोटर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस आइसोटर्म की भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। वैसे हम लिख चुके, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें समस्थानिक, क्या क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स कहते हैं। और या फिर क्या बोलेंगे? ऐसे परमाणु जिनके या बोलेंगे जिनकी प्रोटॉन संख्या
प्रोटॉन संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न। यहाँ पे चेंज क्या होगी? न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। ओके, तो ये दो डेफिनेशन किनकी हो जाएंगी? आइसोटोप्स की, जिनमें परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, या फिर बोले प्रोटॉन संख्या समान है और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है या फिर अलग है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हमें दे रखे हैं, 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इनकी द्रव्यमान संख्या नहीं, इनके परमाणु क्रमांक देखेंगे। कितने हैं? 8, 8 और 8। Z को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक या फिर हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमने लिख लिए। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या कितनी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए 16, दूसरे के लिए 17, थर्ड के लिए 18। इस टाइप से द्रव्यमान संख्याएं होंगी। फर्स्ट के लिए कितनी है? 16, सेकंड के लिए है 17 एंड थर्ड के लिए है 18। अब क्या करेंगे हम? n निकालेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं? a माइनस जेड करके। क्या करेंगे? a माइनस जेड करेंगे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू कहाँ है? ऊपर की तरफ। और नीचे क्या है? सॉरी, परमाणु क्रमांक है। ऊपर की तरफ होगी द्रव्यमान संख्या, नीचे होंगे परमाणु क्रमांक। दोनों को माइनस कर देंगे। क्या वैल्यू आएगी? 16 माइनस 8। क्या वैल्यू आएगी? 8। 8 क्या है? फर्स्ट वाले की न्यूट्रॉन संख्या। सेकंड वाले की न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं कितनी होगी? 17 माइनस 8। कितनी वैल्यू मिली? 9। और 18 माइनस 8 क्या वैल्यू मिलेगी? 10। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटॉन संख्या समान है पर न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। और या फिर हम बोले परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक को भी साइड से नोट करेंगे, तो परमाणु क्रमांक समान है पर द्रव्यमान संख्या क्या है? यहाँ पे भिन्न भिन्न है। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम? आइसोटोप्स बोल रहे हैं। ठीक है, और या फिर बोले प्रोटॉन संख्या समान है, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। चलिए आइसोबार्स की बात करते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनका हिंदी नाम लिखते हैं। आइसोबार्स मतलब समभारिक। ठीक है, समभारिक मतलब भार। और भार से क्या समझ आया? किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखते हैं हम? ZXA ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भार, आप भार से याद रखो कि द्रव्यमान संख्या यहाँ पे क्या समान होगा? ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो पर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स या फिर समभारिक। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो
परंतु द्रव्यमान संख्या इनकी समान है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें आइसोबार्स या क्या बोलेंगे, समभारिक कहते हैं। अब समभारिक परमाणु के एग्जाम्पल है कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं, एक का 6 है, दूसरे का 7 है। ठीक है, किस तरीके से, ZX A के फॉर्म में हम लिखते हैं, उस टाइप से Z क्या है यहाँ पे, एक का 6 है, दूसरे का 7 है। ठीक है, आगे देखेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कार्बन के लिए 14 है और नाइट्रोजन के लिए भी 14 है। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, Z की वैल्यू समान नहीं है और A की वैल्यू समान है। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो पर इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, इनके Z की वैल्यू अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समभारिक या फिर आइसोबार्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14 है ना। अब बात करेंगे आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे। आइसोटोन्स को हम क्या लिखते हैं, सम न्यूट्रॉनी। एग्जाम में अगर हिंदी में दिया होता है तो बहुत अच्छी बात है कि सम न्यूट्रॉनी, आपको यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनी या फिर आइसोटोन्स। ओके, आइसोटोन्स बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें आइसोटोन्स या फिर क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनी कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि इस तरीके से है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। हाइड्रोजन का भी समस्थानिक ले रखा है जो कि क्या है, ड्यूटेरियम है। यहाँ पे देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, जो कि कितना है, हाइड्रोजन के लिए 1 है और हीलियम के लिए 2 है। मतलब यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो सेम नहीं है, मतलब ये समस्थानिक तो नहीं है। ठीक है, A की वैल्यू फाइंड करते हैं। द्रव्यमान संख्या कितनी कितनी दे रखी है, 2 और 3। हाइड्रोजन के लिए कितनी दे रखी है, 2 और हीलियम के लिए दे रखी है 3। अब अगर हमें न्यूट्रॉन संख्या फाइंड करनी है, N क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे A माइनस Z करके। क्या करते हैं यहाँ पे, A माइनस Z करके। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर देखिए A की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 1। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अर्थात ये दोनों आइसोटोन्स हैं। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, समान
ठीक है, समान या इक्वल। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन वाले, ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनी या फिर सम इलेक्ट्रॉनी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनी। लिख लेते हैं हिंदी में, क्या लिखेंगे? सम इलेक्ट्रॉनी। ओके, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनी कहते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। आइसो मतलब क्या होता है? इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन वाले, समान इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु। ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है उन्हें क्या बोल रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। किस तरीके से करेंगे इन्हें? सबसे पहले लिख लेते हैं Z की वैल्यू। Z की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फर्स्ट में 7, दूसरे में 8। कैसे फाइंड की हमने? ZX फॉर्म से। ठीक है, तो Z की वैल्यू नीचे लिखी होती है, तो Z की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नाइट्रोजन में लिखेंगे 7, ऑक्सीजन में 8। उसके बाद A की वैल्यू लिखते हैं। चलिए, A की वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं? जितने परमाणु होते हैं, मतलब उदासीन परमाणु के लिए कैसे फाइंड करते हैं? जितनी प्रोटॉन संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। जब हमें परमाणु उदासीन दिया हो तब इस टाइप से करेंगे, जब हमें परमाणु ऋणावेशित दिया हो तब हम क्या करते हैं? चार्ज को प्लस करते हैं। किन के अंदर? नंबर ऑफ प्रोटॉन में चार्ज को प्लस करते हैं, तब हमें इलेक्ट्रॉन संख्या मिलती है ऋणावेशित परमाणु के लिए। और धनावेशित के लिए ज्ञात करते हैं, यहाँ पे धनावेशित दे नहीं रखा है, बट धनावेशित के लिए जब हम ज्ञात करते हैं, किस टाइप से करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से हम चार्ज को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे तो हम चार्ज को प्लस करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं किस टाइप से करने वाले हम। जब परमाणु उदासीन होता है तब क्या लिखते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर सेम चीज थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। अब देखेंगे, जब परमाणु धनावेशित होता है, जब परमाणु धनावेशित होता है उसके लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से माइनस करते हैं चार्ज को। जितना चार्ज दिया होता है, जितना आवेश दिया होता है, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जब परमाणु हमें ऋणावेशित दिया हो, ऋणावेशित होता है, तब हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से प्लस करते हैं चार्ज। ठीक है, हिंदी में लिखे तो आवेश। तो ऋणावेशित के लिए क्या करेंगे? चार्ज को प्लस कर देंगे। जितना इन पे आवेश दे रखा है, फर्स्ट वाले पे आवेश -3 दे रखा है, तो 3 हम ऐड कर देंगे प्रोटॉन्स में। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे? इसमें 8 में 2 को ऐड कर देंगे। इस टाइप से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 7n3- के लिए करते हैं। किस टाइप से करेंगे?
7n3 के लिए। यहाँ पे प्रोटॉन संख्या कितनी है? 7 है। तो प्रोटॉन संख्या क्या करेंगे हम? प्रोटॉन संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, सॉरी हमें किसके लिए करना है? ऋणावेशित के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में क्या करेंगे? चार्ज को प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 में प्लस करेंगे 3 को, कितना आएगा? 10। ठीक है। अब 8O2- के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन कितने? 8 है। 8 में प्लस करेंगे 2 को, कितना आएगा? 10। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या है। इलेक्ट्रॉन संख्या समान है किन दोनों के लिए? जो एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं 7n3- के लिए और 8O2-। इन दोनों के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या समान है। और इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है ऐसे परमाणु को हम क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल ली जो कि समान है 10n10। के आगे बात करते हैं आइसोस्टर्स के बारे में। आइसोस्टर्स क्या होता है? आइसोस्टर्स ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे परमाणु अणु या आयन। स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी? आइसोटॉम्स किनके लिए यूज होती है? ऐसे परमाणु अणु या आयन जो समानता दर्शाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे परमाणुओं की। ऐसे परमाणु जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो। जैसे ऊपर हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में थी, इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो और एटॉमिसिटी समान हो। एटॉमिसिटी समान हो इसका मतलब परमाणुओं की संख्या समान हो। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो। पहली बात क्या याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या मतलब परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब एटॉमिसिटी समान होनी चाहिए। एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी अणु में उपस्थित टोटल परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणुकता या एटॉमिसिटी। ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखो, परमाणुओं की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है। कि उन्हें क्या बोलते हैं? हम आइसोस्टर्स बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो समविन्यासी। ठीक है। समान विन्यास वाले। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो। पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? जिनमें नंबर ऑफ एटम्स या हम बोले परमाणुओं की संख्या समान हो। उन्हें आइसोस्टर्स कहते हैं। आइसोस्टर्स कहते हैं। ओके। अगर दोनों को हम साथ में लिखना चाहें तो किस टाइप से लिखेंगे? दोनों को साथ में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या तथा परमाणु नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे अणुओं की। ऐसे अणु, ठीक है, ऐसे अणु लिखेंगे। ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या तथा परमाणुओं की संख्या समान हो
उन्हें क्या बोलते हैं हम? आइसोस्टर्स या समविन्यासी कहते हैं। ओके, इस तरह से दो डेफिनेशन हो जाएंगी आइसोस्टर्स की। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं आइसोस्टर्स के। एग्जांपल लिखते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है। ओके, इलेक्ट्रॉन संख्या पहले कार्बन के लिए देखते हैं। कार्बन, अगर हम कार्बन को एक उदासीन परमाणु लें, इसमें आप जानते हैं कार्बन नंबर 6 पे आता है, और 6 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने क्या होता है? प्रोटॉन संख्या। तो कार्बन के लिए प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन संख्या, और जितनी प्रोटॉन संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन संख्या। जब क्या हो? जब परमाणु उदासीन हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन संख्या हम लिख लेते हैं 6। ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, हम जानते हैं ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे। तो 8 क्या है इसका? परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक उतनी ही प्रोटॉन संख्या, और जितनी प्रोटॉन संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए? 8 हो जाएगी। यहाँ कार्बन के लिए कितनी थी? कार्बन के लिए 6 थी। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 8 हो जाएंगी। उसके बाद N2 के लिए देखेंगे कितनी होंगी। इलेक्ट्रॉन्स देखने हमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के लिए कितना होगा? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। एक नाइट्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक Z भी लिख सकता है। परमाणु क्रमांक इतना बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा हम Z ही लिख लेते हैं। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? प्रोटॉन संख्या भी यहाँ पे 7 हो जाएगी। ओके, और इलेक्ट्रॉन संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये होगा एक नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2 अलग अलग नाइट्रोजन है। इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएंगी? थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 6 और 8। दोनों के लिए 7 और 7। अब ऐड कर देते हैं इन सभी को। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 14। और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आएगा हमारे पास 14। तो यहाँ 14 और 14, ये दोनों क्या है? इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि समान है। ठीक है, हमें यही तो फाइंड करना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान होने चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं, या परमाणुकता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणुकता। ठीक है, अगर हमें देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं, मतलब टोटल परमाणु कितने हैं किसी अणु में, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? एटॉमिसिटी। ठीक है, अब जब हम बात करें CO की, इसमें एटॉमिसिटी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के कारण होगी। कार्बन के लिए कितनी होगी? कि परमाणुकता। कार्बन की परमाणुकता कितनी है? कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1। तो परमाणुकता कितनी होगी? 1। ऑक्सीजन के लिखते हैं, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणुकता भी 1 है। मतलब जितने आपको
यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहे हैं वो लिखना है, एक ऑक्सीजन ही दिख रहा है। यहाँ पे कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है। ठीक है, जब आपसे पूछे कि CO की परमाणुकता, क्या करेंगे आप, दोनों का टोटल कर देंगे, दोनों का टोटल करेंगे, क्या आंसर आएगा 2। 1 + 1 2 ही तो होता है, तो 2 CO की परमाणुकता, ये आंसर आ जाएगा। जब N2 के लिए निकालेंगे, N2 क्या है, यहाँ पे समपरमाणु अणु है ना, इसमें दोनों परमाणु समान है, तो यहाँ पे सिर्फ हम नाइट्रोजन की निकालेंगे। नाइट्रोजन की परमाणुकता, कितने नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, तो 2 नाइट्रोजन। तो आप देख पा रहे होंगे परमाणुकता यहाँ पे सेम आ चुकी है, देख पा रहे हैं परमाणुकता समान है। एटॉमिसिटी समान है। 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने थे, क्या, पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान होने चाहिए, दूसरा पॉइंट था एटॉमिसिटी समान होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान आ गए, जो कितने हैं, 14 और 14। ठीक है, दोनों समान है। और एटॉमिसिटी क्या होती है, टोटल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं, और परमाणुओं की संख्या अगर सेम आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं, CO और N2 दोनों ही आइसोस्टर्स है या फिर समविन्यासी है। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके अलावा प्ले स्टोर पर जाकर आप RNM Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बंद करके